UPSC CMS Exam 21 Paper First Question number 1. A 60-year-old man come to emergency with history of chest pain which is acute onset. The ECG show ST depression and T wave inversion. Cardiac biomarker in blood are not elevated. तो MI तो नहीं है, तो यह है एंजाइना। एंजाइना भी अनस्टेबल एंजाइना। What will be the appropriate management? तो next line of management is antiplatelets plus anticoagulants. तो आंसर नंबर सी। स्ट्रेप्टोकाइनेज तो देते ही नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन तो बी तो वैसे नहीं होगा। डिगोक्सिन बी नहीं होगा। ऑक्सीजन एस्पिरिन और टिकाग्रियोलर मेटाप्रोलोल ये देते हैं एमआई में, तो आंसर नंबर सी। ए विक्टिम Question number 2. A victim is found unconscious at roadside as a train rescuer. After checking the victim response and pulse, you decide on resuscitation. What is the recommendation ratio to chest compression to ventilation during CPR? सिंगल रेस्क्यूअर है तो अपन रेशियो देंगे 30:2, तो आंसर इज सी। यदि डबल रेस्क्यूअर होता तो रेशियो होता 50:2, 50 चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3. Which one of the following is not a differential diagnosis of ST segment elevation in ECG? फर्स्ट, एक्यूट पेरिकार्डिटिस ST सेगमेंट एलिवेशन होता है। ट्रोमा टू वेंट्रिकल इसमें भी ST सेगमेंट एलिवेशन होता है। हाइपोथर्मिया में भी ST सेगमेंट एलिवेशन होता है। हाइपोकैल्सीमिया में नहीं होता। हाइपर कैल्शियमिया में ST सेगमेंट एलिवेशन होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन शॉकेबल रिदम इन रेस्पेक्ट टू यूज ऑफ ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर? तो नॉन शॉकेबल रिदम इज टू नॉन शॉकेबल rhythm is first pulseless electrical activity, second asystole. Treatment is IV norepinephrine or epinephrine because both are non-shockable rhythm, तो आंसर is D. Monomorphic ventricular tachycardia, polymorphic ventricular tachycardia and ventricular fibrillation is shockable rhythm. Question number 5. A 50-year-old man report to emergency with breathlessness, palpitation and acute chest pain. On auscultation there is systolic murmur at apex and ECG show ST segment elevation in anterior chest lead. Which one of the following would be the next चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन? यदि ECG में ST सेगमेंट एलिवेशन आ रहा है तो नेक्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कार्डियक मार्कर ट्रोपोनिन T और I, तो आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए। इकोकार्डियोग्राफी TMT और चॉइस आवर होल्टर मॉनिटरिंग, नॉट नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग आर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजिटलिस इंटॉक्सिकेशन? डिजिटलिस यूज किया जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, इनके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। मैकेनिज्म एक्शन क्या करता है? ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज को ब्लॉक करता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएज को ब्लॉक करके सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्ट बी इनिबिट हो जाता है। यदि ये ब्लॉक होता है तो ये सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्ट इनिबिट हो जाता है, तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है और इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल
ये बढ़ाता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देता है, एंड हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। फर्स्ट साइड इफेक्ट इंटॉक्सिकेशन में वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी मतलब हर अल्टरनेट बीट में प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्स्ट्रा बीट हो रही है, तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। तो ये प्रेजेंट होगा इंटॉक्सिकेशन में, क्योंकि कैल्शियम इनसाइड कैल्शियम इंक्रीज, सो मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। सेकंड, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, यस। एट्रियल फ्लटर, नो। एट्रियल फ्लटर, नो साइड इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस intoxication. Fourth, atrial tachycardia with variable block, yes. So answer is 1, 2, 4. Question number 7. According to modified WHO classification of heart disease in pregnancy, which cardiac lesion is a contraindication for pregnancy? तो contraindication प्रेगनेंसी के लिए कौन कौन सा है? WHO कैटेगरी फॉर हार्ट डिजीज जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंसी के लिए वो है 7, जिनमें से फर्स्ट है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, PAH। सेकेंड इज सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, जहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 30%। थर्ड इज पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी प्रीवियस। फोर्थ इज सीवियर mitral stenosis and aortic stenosis. 5 is Marfan syndrome with aortic root dilatation more than 4.5 centimeter. 6 bicuspid aortic valve and aortic root dilatation more than 5 centimeter. 7 native severe contraction of aorta। तो ये 7 डिजीज है जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी। लेट्स टॉक अबाउट hypertrophic cardiomyopathy, no. Small and mild pulmonary stenosis, no. Successful repair tetralogy of Fallot, no. Answer is pulmonary arterial hypertension, तो आंसर नंबर 4D। क्वेश्चन नंबर 8, a 35-year-old patient present in the emergency with sudden onset of palpitation, his heart rate is 150 per minute and get revert after carotid massage। तो मेन इंपॉर्टेंट यही है इसमें, कैरोटिड मसाज के बाद में हार्ट रेट वापस नॉर्मल हो गई, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो इसका आंसर आएगा पैरेक्सोसोमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जिसमें क्या होता है कैरोटिड मसाज से क्या होता है वेगल टोन एक्टिवेटेड हो जाती है, वेगल जो कि पैरासिम्पेटिक एक्टिविटी दर्शाती है ऐसे नोड और एवी नोड पे, जिससे क्या करती है ये हार्ट रेट कम करती है, तो इसका आंसर पैरेक्सोसोमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following statement is correct regarding opening snap in cardiac auscultation? ओपनिंग स्नेप कब आता है? ओपनिंग स्नेप आता है मिट्रल वाल के स्टेनोसिस मिट्रल वाल के ओपन होने से। यह हो गई आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड जो कि ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल के क्लोज होने पे आती है। यह हो गई सेकेंड हार्ट साउंड जो कि पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व के क्लोज होने से। तो इस दौरान फर्स्ट हार्ट और सेकेंड हार्ट के दौरान सिस्टोल कंप्लीट हो गया। जैसे ही एओर्टिक वाल्व क्लोज हुए ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व ओपन होंगे, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व
ओपन होंगे। तो यदि मिट्रल वाल स्टेनोसिस होगा तो ओपनिंग स्नेप आएगा, ओपनिंग स्नेप आएगा। फर्स्ट, इट इज हाई पिच डायस्टोलिक साउंड, यस ये सिस्टोल, और सेकेंड हार्ड साउंड के बाद आ रहा है तो ये डायस्टोल, और हाई पिच साउंड आती है। क्यों हाई पिच क्यों आती है? मिट्रल स्टेनोसिस का। तो ये राइट आंसर। इट इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ स्टेनोसिस एओर्टिक वाल, रॉन्ग। ये होता है मिट्रल वाल के ओपनिंग से, मिट्रल वाल के स्टेनोसिस मिट्रल वाल के ओपनिंग से। इट इंडिकेट पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, नो। इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है मिट्रल स्टेनोसिस को। इट प्रीसीड द एओर्टिक कंपोनेंट ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड, नो। ये एओर्टिक कंपोनेंट के बाद आता है, ना कि पहले आता है। तो ये तीनों गलत आंसर। तो आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। इट इज हाई पिच डायस्टोलिक साउंड। A 35-year-old labor worker consulted a local medical practitioner for recurrent attack of chest pain. His elder brother had similar complaint and died at the age of 40 years. The labor worker was advised to take sublingual nitroglycerin at the time of chest pain. But after taking nitroglycerin, the chest pain is increased in intensity. ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके डायग्नोसिस में। नाइट्रोग्लिसरीन लेते ही चेस्ट पेन की इंक्रीज हो गई इंटेंसिटी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस? तो इसमें दो इंडिकेट दे रहेगा, एक तो नाइट्रोग्लिसरीन लेते ही पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और दूसरी बात फैमिली हिस्ट्री, एल्डर ब्रदर भी सिमिलर कम। तो इसका आंसर आएगा HOCM, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव। आंसर नंबर ए, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो HOCM में क्या होता है? HOCM का थोड़ा सा देखते हैं। ये हार्ट, और ये आपका एओर्टिक एओर्टा, और ये ट्राई मिट्रल वॉल, ये वेंट्रिकुलर सेप्टल, ये वेंट्रिकुलर सेप्टल। ये एओर्टा। तो नॉर्मली क्या होता है इसमें? HOCM में अगर प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, प्रीलोड एंड आफ्टर लोड डिक्रीज होते हैं, प्रीलोड और आफ्टर लोड डिक्रीज होते हैं। प्रीलोड आफ्टर लोड कैसे डिक्रीज हुए? एग्जांपल जैसे स्टैंडिंग पोजीशन, वालसाल्वा जिसमें वीनस कूलिंग हो जाता है तो प्रीलोड कम हो जाता है, वालसाल्वा। एंड नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है? वेसोडाइलेशन कर देता है, इसलिए ये आफ्टर लोड को कम कर देता है या प्रीलोड को कम कर देता है। प्रीलोड और आफ्टर लोड हुआ तो वेंट्रिकुलर फिलिंग डिक्रीज, वेंट्रिकल में ब्लड कम आएगा, और वेंट्रिकुलर में प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर भी डिक्रीज, वेंट्रिकुलर स्मॉल हो जाएगा, वेंट्रिकुलर स्मॉल हो गया। तो इससे क्या होगा? इससे एओर्टिक, सब एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाएगा, सब एओर्टिक स्टेनोसिस। आउट ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज, क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि ये वाल्व वेंट्रिकल छोटा होगा, तो ये वाल एंड ये हाइपरट्रोफी, इनके बीच का डिफरेंस या इनके बीच का गैप डिक्रीज हो जाएगा। अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर से ये वेंट्रिकुलर थोड़ा लंबा होगा या लार्ज साइज का होगा, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगा। परंतु यदि ये फिलिंग कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, तो ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज हुआ तो परफ्यूजन कम हुआ और चेस्ट पेन इंक्रीज। अगर प्रीलोड और आफ्टर लोड इंक्रीज होते हैं तो वेंट्रिकुलर फिलिंग अच्छा होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर भी अच्छा होगा, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो चेस्ट पेन भी डिक्रीज हो जाएगा या मरमर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो गया। लेट्स टॉक अबाउट
क्वेश्चन नंबर 11, a patient with atrial fibrillation on regular treatment present with photosensitivity, skin discoloration and peripheral neuropathy, which drug may be implicated? तो आंसर इज photosensitivity amiodarone. आंसर इज C. Which of the following are categorized under obstructive lung disease? obstructive lung disease, obstructive lung disease मतलब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन, तो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकियल अस्थमा ये भी एयरवे का डिजीज। तो सेकेंड इज ब्रोंकिक्टेसिस, ब्रोंकिक्टेसिस में एबनॉर्मल डायलेटेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ एयरवे, तो ये भी। ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकियल का इन्फ्लेमेशन, तो ये भी। पल्मोनरी सार्कोइडोसिस, पल्मोनरी सार्कोइडोसिस ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज नहीं है, ये है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, लंग पेरेनकाइमा का डिजीज है, इसलिए रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। तो आंसर इज 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 13, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीओपीडी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट टॉपिक को इसमें यस, रिकरेंट इन्फेक्शन आल्सो सीओपीडी का रिस्क फैक्टर है। कोल्ड डस्ट एक्सपोजर भी सीओपीडी के लिए रिस्क फैक्टर है। हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रॉन्ग, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सीओपीडी के लिए रिस्क फैक्टर होता है। तो आंसर इज 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रॉन्ग है। Let's talk about question number 15. A 65-year-old male smoker has been diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease on pulmonary function test. The FEV1 upon FVC 0 less than 0.7 and FEV1 42% of predicted the severity of airflow obstruction in the patient as per GOLD criteria. तो गोल्ड क्राइटेरिया के अनुसार यदि माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन होगा या माइल्ड एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में FEV1 फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम इन 1 सेकेंड इज प्रिडिक्टेड मोर देन 80%। इन मॉडरेट एयरफ्लो फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम इन 1 सेकेंड इज 50 to 80%। इन सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन FEV1 is 30 to 50%। In very severe obstruction less than 30% is predicted FEV1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है FEV1 42%, 42% किस में आएगा? 42% आएगा सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, a 40-year-old patient of bronchial asthma present with acute severe breathlessness, indication for giving him assisted ventilation for acute severe asthma include which of the following? वेंटिलेशन कब देंगे सीवियर एक्यूट अस्थमा को? जब PaO2 का वैल्यू 60 mmHg से कम हो जाए और PaCO2 वैल्यू 45 mmHg से ज्यादा हो जाए, तब अपन देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेटास्टेटिक एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ लंग कैंसर? तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी में कार्सिनोइड सिंड्रोम भी आता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी लंग कैंसर का मैनिफेस्टेशन है, होर्नार सिंड्रोम लंग कैंसर का मैनिफेस्टेशन नहीं है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम भी लंग कैंसर का मैनिफेस्टेशन है। तो ये सारे पैरानियोप्लास्टिक में आ गए 1 2 4। तो आंसर इज 1 2 4 बी। क्वेश्चन नंबर 18, a 60-year-old obese person at 110 has been complaining of excessive sleepiness in day, morning headache, irritability and mood disturbance। दिन में बहुत ज्यादा नींद आ रही है और हेडेक हो रहा है। पेशेंट हैज आल्सो हिस्ट्री ऑफ ड्राई माउथ, नॉक्टर्नल हार्टबर्न, डायफोरेसिस ऑफ द चेस्ट एंड नेक। तो ये सारे सिम्टम किसके आ रहे हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट? तो यहाँ पे देखिए तो बेस्ट तो यही है, पॉलीसोमनोग्राम, ओवरनाइट पॉलीसोमनोग्राम। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ट्रिगर ब्रोंकियल अस्थमा? फर्स्ट सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रिगर नहीं करता। सेकंड एस्पिरिन, एस्पिरिन ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रिगर करता है। कैसे करता है? एरेकिडोनिक एसिड के 2 पाथवे होते हैं,
एक होता है साइक्लोऑक्सीजनेज COX और एक होता है लॉक्स लाइपो ऑक्सीजनेज। तो एस्पिरिन क्या करता है, कॉक्स पाथवे को इनिबिट करता है, कॉक्स इनिबिट करेगा तो लॉक्स पाथवे की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और लॉक्स पाथवे से जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ल्यूकोटायरिन। ल्यूकोटायरिन जो कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है, इसलिए ये ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रिगर करेगा। थर्ड एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर क्या करता है, एंजियोइडीमा इस साइड इफेक्ट होता है इसका, एसी इनहिबिटर का, इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा को ये भी ट्रिगर करवाता है। फोर्थ इज बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर भी अस्थमा को ट्रिगर कराता है। कैसे, जो रेस्पिरेटरी मसल्स में बीटा एगोनिस्ट बीटा रिसेप्टर होते हैं या बीटा रिसेप्टर होते हैं, उसके थ्रू ये ब्रोंको डायलेशन होता है। परंतु यदि बीटा रिसेप्टर को अपन ब्लॉक कर देंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और जो कि ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रिगर करवाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2, 3, 4। इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20। ए पेशेंट प्रेजेंट विथ Crohn's disease underwent ileal resection. Which of the following complication may develop in the patient? इसमें सेशन में क्या क्या, तो पहला ऑक्जुलेट रीच रीनल कैलकुलाई, यस। डायरिया कॉम्प्लिकेशन होगा, यस डायरिया तो होगा ही इलियल रिसेक्शन से, क्योंकि आंत या इंटेस्टाइन छोटी हो जाएगी। फैट माल एब्जॉर्प्शन, ये भी होगा क्योंकि बाइल एब्जॉर्प्शन इलियल पार्ट में ही होता था। हाइपरनेट्रेमिया ये नहीं होगा। अब ये तीनों कॉम्प्लिकेशन कैसे हुए, फैट एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हुआ, फैट एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो फ्री फैट क्या करेगा, कैल्शियम से बाइंड होगा, तो फैट बाइंड कैल्शियम, फैट बाइंड कैल्शियम, कैल्शियम से बाइंड हुआ तो डिक्रीज कैल्शियम फॉर ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट के लिए कैल्शियम डिक्रीज हो गया तो फ्री ऑक्जेलेट क्या हुआ, फ्री ऑक्जेलेट इंटेस्टाइन में ऑक्जेलेट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में इंक्रीज हो गया तो ये प्लाज्मा में जाएगा, प्लाज्मा ऑक्जेलेट इंक्रीज हो गया, प्लाज्मा ऑक्जेलेट तो ये रीनल में जाके स्टोन फॉर्मेशन कर लेगा। तो ऑक्जेलेट रिच रीनल कैलकुलाई इंक्रीज हो जाते हैं इन इलियल रिसेक्शन। तो आंसर इज 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 21। प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ intestinal lymphatic vessels is seen in which of the following condition? तो प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी बात की तो ये सारे प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी है, बट इसमें एक टर्म और दी है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन भी होना चाहिए। तो वो कौन कौन सा है, फर्स्ट इंटेस्टाइनल लिम्फेंजिक्टेसिस, तो ये तो नाम से पता लग रहा है इसमें इंटेस्टाइन लिम्फेटिक वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। दूसरा कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस, इसमें भी लिम्फेटिक वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन होके प्रोटीन लूजिंग होता है। कैसे, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस होगा तो बैक प्रेशर, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, हार्ट पे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस हार्ट पे प्रेशर, हार्ट पे प्रेशर तो वीनस पुलिंग होगा, वीनस पुलिंग भी होगा, लिम्फेटिक वेसल्स में भी कंजेशन होगा इंटेस्टाइन में, लिम्फेटिक वेसल्स में भी कंजेशन होगा इंटेस्टाइन में कंजेशन, तो लिम्फ प्रोटीन लीक हो जाएगी इंटेस्टाइन में, लिम्फ प्रोटीन लीक हो जाएगी तो इसके कारण कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में भी प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी होता है। इओसिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा का ही होता है, यहाँ पे लिम्फेटिक का कोई रोल नहीं होता, तो प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी इसमें भी होता है। विपल डिजीज, इसमें ऑल्सो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, तो आंसर ही जाएगा 1, 2, 4, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22। Which one of the following virus is associated with development of acute liver failure and high mortality in pregnancy? तो acute liver failure and high mortality in pregnancy answer is hepatitis E virus। hepatitis A वायरस होता है बच्चों में acute liver failure के लिए, चिल्ड्रन में। क्वेश्चन नंबर 23।
Consider the following statement with regard to anorexia of aging. First, declining chemosensory function, yes. Reduced efficiency of chewing, yes. Slow gastric emptying, yes. Alteration in neuroendocrine axis. So all of these are symptom of anorexia of aging. Question number 24. Consider the following statement. Type 1 hepatorenal syndrome is characterized by rapid deterioration in renal function within 1 to 2 weeks of presentation. Absolutely right. Type 2 hepatorenal is characterized by moderate and stable or slowly progressive renal dysfunction. Yes, type 1 rapidly होता है और type 2 hepatorenal syndrome is slowly. Hepatorenal syndrome is seen in patient with large ascites in case of cirrhosis. ये भी right. Cirrhosis hepatorenal syndrome कब बोलते हैं? Hepatorenal syndrome बोलते हैं जब cirrhosis के साथ acute kidney इंजरी हो जाए. सिरोसिस मतलब हिपेटो, एक्यूट किडनी इंजरी, रीनल, तो ही इसको बोलते हैं हिपेटोरिनल सिंड्रोम. तो इसमें तीनों सही है. एक्यूट किडनी इंजरी क्यों हुआ? क्योंकि स्प्लेनिक वेसल्स का तो वासोडाइलेशन हो गया, मतलब जो भी वेसल्स इंटेस्टाइन और स्टोमक को सप्लाई कर रही थी वहां पे तो वासोडाइलेशन हो गया, और रीनल वेसल्स का वासा कंस्ट्रिक्शन हो गया, तो रीनल परफ्यूजन डिक्रीज और एक्यूट किडनी इंजरी. ये किस में होता है? सारा सिरोसिस में होता है, इसलिए अपन इसको नाम देते हैं हिपेटोरिनल सिंड्रोम. क्वेश्चन नंबर 25. which one of the following is serological marker of immunization with hepatitis B वैक्सीन? तो वैक्सीन का हमेशा मार्कर होता है HBS एंटीजन देते हैं अपन, तो इसके लिए एंटी HBS एंटीबॉडी बनता है, तो एंटी HBS इज मार्कर. Question number 26. Infection with which of the following organism can cause a syndrome which clinical indistinguishable from eclasia of esophagus? तो अपन ऐसा कौन सा डिजीज है जिसको अपन एक्लेजिया ऑफ इजोफेगस से डिफरेंट नहीं कर सकते या अंतर नहीं कर सकते? तो फर्स्ट ट्रिपेंसोमा क्रूजी. ट्रिपेंसोमा के क्रूजी के कारण होता है चागाज डिजीज, जिसमें क्या होता है इजोफेगस न्यूरोनल डैमेज हो जाता है, जिससे इजोफेगस की मोटिलिटी अफेक्ट होती है, और एक्लेजिया ऑफ इजोफेगस में भी यही होता है. तो इसका राइट आंसर आएगा ट्रिपेंसोमा क्रूजी. सिस्टोसोमा हिमेटोबोलियम, तो ये करवाता है ब्लैडर कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सिस्टियोसोमाइसिस. माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी करवाता है. प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम ये मलेरिया करवाता है. क्वेश्चन नंबर 27. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. फर्स्ट, इट इज ग्राम पॉजिटिव स्पाइरल शेप बैक्टीरियम. यस, नो. एच पाइलोरी होता है ग्राम नेगेटिव, और स्पाइरल शेप नहीं होता, ये होता है हेलिक्स या पोर्क स्क्रू शेप का. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकंड, इट कोज एन एडेशन मॉलिक्यूल बाबा टू बाइंड टू लेविस बी एंटीजन ऑन गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल. यस, लेविस बी एंटीजन बाइंड होता है. Third, it produce urease enzyme that help to raise pH around the bacterium. यूरेज एंजाइम क्या करता है? यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, यूरेज एंजाइम. और ये अमोनिया है वो H+ से जुड़ के NH4+ बना लेगी. H+ कम हुआ तो pH इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी राइट आंसर. It exclusively colony only gastric type epithelium. Yes, so answer is 2, 3, 4. Answer is 2, 3, 4. C. Question number 28. The quadruple therapy regime or OBMT regime for Helicobacter pylori eradication comprise which of the following drug? तो O मतलब ओमेप्राजोल, B मतलब बिस्मिथ सब्सिट्रेट, ए मतलब
मेट्रानिडाजोल्स, टी मीन टेट्रासाइक्लिन। तो आंसर नंबर ए। इसके अलावा ट्रिपल रेजिमान में क्या होता है? ट्रिपल रेजिम, तो ट्रिपल रेजिम थेरेपी में पीपीआई, एनी पीपीआई, पेंटाप्रोजोल और मेप्राजोल प्लस क्लेरथ्रोमाइसिन प्लस एमोक्सी और मेट्रो। एमोक्सी और मेट्रो में एक क्वेश्चन, ये वो ट्रिपल रेजिम। क्वेश्चन नंबर 29, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर इज, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। आंसर नंबर बी। अदर्स autosomal recessive disease example is other autosomal recessive disease example is, ट्रिक होती है पास्ता चावल, पास्ता चावल, जो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के लिए ट्रिक। कहाँ गया पास्ता चावल? ये मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये मतलब एल्बिनिज्म, एस मीन सिकल सेल एनीमिया, एस मीन सिकल सेल एनीमिया। टी मतलब थैलेसेमिया, थैलेसेमिया। सी मीन सिस्टिक फाइब्रोसिस, एच मीन हीमेटोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस। ए मीन एल्केप्टोन्यूरिया, डब्ल्यू मीन विल्सन डिजीज, और एल मीन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ये ऑल अबाउट ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में बी एसोसिएट विथ सीलियक डिजीज? फर्स्ट, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। नो, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस नहीं होता। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एसोसिएट होता है सीलियक डिजीज, तो ये रॉन्ग। आईजीए डेफिशिएंसी, यस, ये एसोसिएट होता है। डाउन सिंड्रोम भी सीलियक डिजीज से एसोसिएट होता है। टर्नर सिंड्रोम भी एसोसिएट रहता है। तो आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलियक डिजीज। फर्स्ट, there is a strong association of disease with human leukocyte antigen HLA-DQ2 DQ8, yes, right. There is intolerance to gluten found in wheat, rye, barley and oat, yes. In the elderly, the disease present with symptoms ranging from the florid malabsorption, weight loss and anemia to oral ulceration, dyspepsia and bloating, ये भी right है। इन सस्पेक्टेड पेशेंट स्मॉल बोवेल बायोप्सीज कॉन्ट्रा इंडिकेट, ये रॉन्ग है। स्मॉल बोवेल बायोप्सी तो इंडिकेटेड होती है सीलियक डिजीज में। तो आंसर इज 1 2 3 ए। एसिम्प्टोमेटिक, क्वेश्चन नंबर 32, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया इज डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ द मोर देन, तो इसका तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10⁵ organism per ml in the urine apparently healthy asymptomatic patient. Question number 33 question number is wrong. Let's talk about question number 34, which of the following are the mechanism for the anemia in chronic kidney disease? chronic kidney disease में anemia क्या होता है? First, deficiency of erythropoietin, yes, erythropoietin hormone secreted by kidney which formation of RBC. In CKD, erythropoietin level decrease and anemia. Secondly, folate and vitamin B12 deficiency. CKD में folate और vitamin B12 deficiency का कोई रोल नहीं होता। Toxic effect of uremia on bone marrow.
सीकेडी में क्या होता है, यूरिन का एक्सक्रेशन नहीं होता तो यूरिन ब्लड में इंक्रीज हो जाता है और ये ब्लड में यूरिन बोन मेरो में टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा, तो ये भी राइट आंसर। फोर्थ, रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ डाइटरी आयरन, डाइटरी आयरन का यूटिलाइजेशन रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? सीकेडी पेशेंट में हेप्सिडिन का एक्सक्रेशन नहीं होगा, हेप्सिडिन का एक्सक्रेशन नहीं हुआ तो हेप्सिडिन इंक्रीज हो गया ब्लड में। हेप्सिडिन क्या करता है, इनिबिट करता है आयरन एब्जॉर्प्शन को, तो आयरन एब्जॉर्प्शन को इनिबिट हो गया। तो डाइटरी आयरन तो कितना ही दो पर उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा, क्यों, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा आयरन का, क्यों, हेप्सिडिन इंक्रीज होने के कारण। तो ये भी पोज है। तो 1, 3, 4 आंसर नंबर सी। द लीडिंग कोज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज ग्लोबली इज, तो क्रोनिक किडनी डिजीज का आंसर इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये तो सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, the presence of Bever's sign on neurological examination is characterized by spinal cord lesion at which one of the following levels? तो आंसर इज T9 to T10 लेवल। बेवर साइन क्या होता है, जब सुपाइन पोजीशन में कोई भी एडल्ट सुपाइन पोजीशन या चाइल्ड में होता है तो ये अम्बिलिकस की पोजीशन हो गई। जैसे हेड फ्लेक्स करेगा तो ये अम्बिलिकस अपवर्ड की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अम्बिलिकस अपवर्ड की ओर डिफ्लेक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल एब्डोमेन, ये अम्बिलिकस तो ऊपर की ओर अपर एब्डोमेन की मसल्स अम्बिलिकस को ऊपर की ओर खींचती है और लोअर एब्डोमेन की नीचे की ओर खींचती है। परंतु यदि T9 और T10 लेवल लीजन हो गया तो लोअर एब्डोमेन मसल्स वीकनेस हो जाएगी, जो अम्बिलिकस के नीचे वाली होती है वो T9 और T10 को सप्लाई करती है। तो अपर एब्डोमेन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण अम्बिलिकस ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं बीवर्स साइन। तो ये बताती है T9 है T10 लीजन को, क्योंकि अम्बिलिकस के अराउंड सप्लाई कौन करता है, T9 एंड T10। क्वेश्चन नंबर 37, which one of the following statement is correct regarding lower motor neuron type of lesion? Firstly, lower motor neuron fasciculation is absent। lower motor neuron में तो fasciculation present होता है। fasciculation क्यों आएगा, क्योंकि मसल्स की वीकनेस के कारण। तो अपर मोटर न्यूरॉन में मसल्स वीकनेस और लोअर मोटर न्यूरॉन वीकनेस तो खैर दोनों में ही होती है, पर लोअर मोटर न्यूरॉन में टोन डिक्रीज हो जाती है, उस टोन से fasciculation हो जाए। तो एब्सेंट तो रॉन्ग स्टेटमेंट। डीप टेंडन रिफ्लेक्स आर इंक्रीज, ये तो अपर मोटर न्यूरॉन में होता है। क्लोनस इज प्रेजेंट, क्लोन मतलब अपर टोन इंक्रीज होना, ये भी अपर मोटर न्यूरॉन में है। फेसिकुलेशन एब्सेंट होना भी अपर मोटर न्यूरॉन में होता है। प्लांटर रिफ्लेक्स ऑफ फ्लेक्सर रेस्पॉन्स, यस ये होता है लोअर मोटर न्यूरॉन में। तो नॉर्मली प्लांटर रिफ्लेक्स फ्लेक्सर रेस्पॉन्स इंडिकेट करता है। इन अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, प्लांटर रिफ्लेक्स एक्सटेंसर रेस्पॉन्स देगा, जिसको बोलते हैं बाबिन्स की साइन जो अपर मोटर न्यूरॉन में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया? तो मोस्ट आंसर इज इंक्रीजिंग एज। क्वेश्चन नंबर 39, massive retinal hemorrhage with blood and thunder appearance and vision loss is caused by which of the following? The blood and thunder appearance and vision loss indicate central retinal vein occlusion. Question number 40, visual hallucination is characteristic of which of the type of dementia? तो आंसर इज डिफ्यूज लेवी बॉडी डिमेंशिया या पार्किंसन डिजीज, जिसमें विजुअल हेलुसिनेशन कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, a 37-year-old mother of 2 children has bilateral headache हो रहा है। That worsen with emotional stress, pain is less severe in the early part of day but become more severe in the evening. There is a tenderness over skull wall. Both children are not doing well in school. What is the most likely diagnosis? First, cluster headache तो यूनिलेटरल होता है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बायलेटरल हेडेक, तो ये तो होगा नहीं। दूसरी बात, माइग्रेन भी यूनिलेटरल होता है, तो ये भी क्रॉस। अब बात करते हैं टेंस टाइप हेडेक और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। अब इसमें एक लाइन दे रखी है कि इमोशनल स्ट्रेस के दौरान ये बढ़ जाता है या
इवनिंग में मोर सीवियर हो जाता है, तो मतलब टेंशन टाइप हेडेक। तो ये क्या होगा, स्ट्रेस कंडीशन में बढ़ रहा है तो ये टेंशन टाइप हेडेक। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ द पॉलीन्यूरोपैथी। तो पॉलीन्यूरोपैथी का कॉज HIV प्रेजेंट, एल्कोहल भी पॉलीन्यूरोपैथी कराता है, फेनिटोइन भी पॉलीन्यूरोपैथी। तो आंसर है पर 1 2 3 रिफार्मेशन नहीं करवाता। क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, it account for 35 of all stroke. No, wrong answer. Intracerebral hemorrhage account 85% of all stroke. Most common site of hypertensive ICH is cerebral cortex. No, ये भी मोस्ट कॉमन साइट होती है बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया, तो ये भी रॉन्ग होगा। यूज ऑफ कोकेन एंड मेथाम्फेटामाइन इज द फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ स्ट्रोक इन यंग एज। यस। Hypertensive ICH usually result from the spontaneous rupture of small penetrating artery deep in brain. ये भी राइट। तो आंसर नंबर C 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 44, a 21-year-old young lady present with unilateral facial weakness. She is unable to close her eye on affected size and there is vesicle in her ear. She is suffering from, तो यस इंडिकेट करता है रामसे हंट सिंड्रोम, रामसे हंट सिंड्रोम, जहाँ पे जो होता है वेरिसिला जोस्टर वायरस के कारण। इसमें एक ट्राइड होता है इप्सिलेटरल फेशियल पाल्सी, दूसरा ईयर पेन, थर्ड इज वेसाइकल इन एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल। ये ट्राइड होता है। तो इसमें कौन सी नौ पाल्सी होती है, इसमें फेशियल नौ पाल्सी। 7th क्वेश्चन नंबर 45, लेजन इन डोमिनेंट पेराइटल लोब कोज विच ऑफ। डोमिनेंट पेराइटल लोब कौन सा होता है, डोमिनेंट होता है लेफ्ट वाला, लेफ्ट। तो इसके कौन कौन से पिक्चर होते हैं इसकी लीजन से। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, तो स्वेलिंग में डिफेक्ट, तो ये भी होता है। एक कैलकुलिया, कैलकुलेशन में एरर या कैलकुलेशन में एरर, तो ये भी डोमिनेंट पेराइटल लोब लीजन में ही होता है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है डिफिकल्टी इन रीडिंग, तो ये भी इसमें ही लेफ्ट पेराइटल लोब लीजन में होता है। कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट, ये होता है राइट पेराइटल लोब लीजन में, या नॉन डोमिनेंट पेराइटल लोब लीजन। कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट में क्या होता है, डिफिशिएंट इन अटेंशन पेड टू वन साइड ऑफ विजुअल फील्ड, एक साइड ऑफ विजुअल फील्ड में ध्यान नहीं दे पाता, कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट में ये होता है। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर ऑफ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में एंजियोमाज प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी फ्रैक्टल्स भी प्रेजेंट होता है, इसके अलावा क्यूटेनियस स्वानोमाज ये एब्सेंट होता है। न्यूरोफाइब्रोमा तो होगा ही, इसके अलावा और फीचर क्या होते हैं, फियोक्रोमासाइटोमा, हमाटोमा, ये सारे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के फीचर होते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में फर्स्ट ब्रेडिकाइनेसिया प्रेजेंट होता है, रिजिडिटी भी होती है, स्पास्टिगेट एब्सेंट होता है। तो पार्किंसन में स्पास्टिगेट एब्सेंट होता है, इसमें होता है फेस्टिनेटिंग गेट होता है पार्किंसन में, जिसमें स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लेगा वो, विथ टेकिंग जर्की स्टेप, मूविंग मोर स्लोली, स्मॉल स्टेप लेगा स्लोली विथ जर्की रिफ्लेक्स। मास्क लाइक फेसेज, यस मास्क लाइक फेसेज प्रेजेंट इन पार्किंसन। तो आंसर इज 1 2 4, आंसर इज 1 2 4 बी।
इसके अलावा फीचर क्या है पार्किंसन डिजीज के? ट्रिक होती है इसके लिए, ट्रेमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया और पोस्टुरल इनस्टेबिलिटी। इसके अलावा माइक्रोग्राफिया, मास्क लाइक फेसेस, अदर फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एन इंडिविजुअल विथ ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी है तो आरबीसी पे कौन कौन सी एंटीजन होगा? ए एंड बी। आरबीसी पर ए एंड बी दोनों हो गए तो प्लाज्मा में क्या होगा? दोनों ही एब्सेंट। तो ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी, नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, विच one of the following is unlikely to be associated with eosinophilia? eosinophilia फर्स्ट लोफ्टर सिंड्रोम एस्केरिस से होता है, ये एसोसिएट होता है eosinophilia। टोक्सोकेरिसिस ये भी पैरासाइट डिजीज है, ये भी एसोसिएट होता है eosinophilia। ट्राइचिनेला स्पाइरलिस में फीवर, फ्लैश, eosinophilia वगैरह प्रेजेंट होता है, तो ये भी होता है। ट्यूबरकुलोसिस ये एसोसिएट नहीं होता, तो आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्यूमर मार्कर फॉर द कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज? पेनक्रियाज के कार्सिनोमा के लिए कौन सा है? पहला अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन होता है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए मार्कर्स। CA125 होता है ओवेरियन कैंसर के लिए ट्यूमर मार्कर। कैल्सिटोनिन होता है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा के लिए ट्यूमर मार्कर। CA19 होता है कैंसर ऑफ पेनक्रियाज एंड बिलियरी ट्रैक्ट, तो आंसर इज CA19D। क्वेश्चन नंबर 51, which of the following statement regarding G6PD enzyme deficiency are correct? It is X-linked deficiency, yes, right answer. Geographically distribution parallel the malarial belt, yes. Consumption of fawabin is protective, no. fawabin तो क्या करवाता है? fawabin ट्रिगर करवाता है, ट्रिगर hemolysis इन G6PD deficiency, तो ये तो hemolysis को ज्यादा ट्रिगर कराता है, तो रॉन्ग। ट्रांसफ्यूजन सपोर्ट मे बी लाइफ सेविंग, यस, तो आंसर इज 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट एक्टिव हिमोलाइसिस? एक्टिव हिमोलाइसिस में क्या होगा? रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होगा क्योंकि आरबीसी नई फॉर्मेशन जल्दी जल्दी होगी। इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, रॉन्ग आंसर। हिमोलाइसिस में अनकंजुगेट बिलिरुबिन बढ़ता है, तो कौन सा बढ़ता है? अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड। थर्ड इज इंक्रीज यूरिनरी यूरोबिलिनोजन, यस। डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज होता है। हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज क्यों? क्योंकि जैसे आरबीसी लाइसिस होगी, लाइसिस आरबीसी होती है, वो हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और इस हेप्टोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करवा देता है, तो आंसर 1 3 4, आंसर नंबर सी। विच टाइप ऑफ एनीमिया कैन कॉज बाय द ड्रग डेप्सोन? ड्रग डेप्सोन क्या करवाता है? हिमोलाइटिक एनीमिया करवाता है, डेप्सोन के कारण हिमोलाइटिक एनीमिया होता है। विच क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या डिक्रीज होता है? आयरन स्टोर डिक्रीज हो जाता है, विटामिन B12 स्टोर डिक्रीज होता है, फोलेट लेवल डिक्रीज होता है, कोगुलेशन फैक्टर प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज होते हैं, किसके अलावा? फैक्टर 11 के अलावा, फैक्टर 11 डिक्रीज होता है, बाकी सारे कोगुलेशन फैक्टर इंक्रीज होते हैं, तो आंसर इज 1 2 3, 1 2। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज डायरेक्ट 10A इनहिबिटर? तो 10A XA किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है एपिक्सेबेन में आ रहा है, तो एक्टर 10A इनहिबिटर एपिक्सेबेन, सिंपल सा ट्रिक होती है। क्वेश्चन नंबर 56, a 20-year-old young girl present with heavy menstrual bleeding, patty on her arm and blood blister in mouth. Her CBC hemoglobin 7 gram per deciliter. Total leukocyte count is 8,700 cell and platelets count is 6,000. विथ पेरिफेरल स्मीयर सो लार्ज प्लेटिलेट्स, तो ये सारा का सारा इंडिकेट करता है प्लेटिलेट काउंट डिक्रीज हो गई, तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसके साथ पैटी
मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और ब्लड ब्लिस्टर दिख रहा है तो ये परफोरा। तो ये डायग्नोसिस क्या हुआ, इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफोरा, ITP, ITP ट्रीटमेंट। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज हो गया जहाँ पे प्लेटलेट के प्रति एंटीबॉडी बन गई। तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या देंगे, स्टीरॉयड देंगे, स्टीरॉयड प्लस इम्यूनोग्लोबिन्स, स्टीरॉयड प्लस इम्यूनोग्लोबिन्स। तो आंसर इज हाई डोज कोर्टिकोस्टेरॉयड प्लस इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन्स। क्वेश्चन नंबर 57, a 30-year-old female present with malaise, breathlessness, on off and paresthesia, she is vegetarian diet। वेजिटेरियन डाइट हिंट दे रहा है जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी की तरफ बताता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन 6.2, तो ये एनीमिया बता रहा है। MCV 128 फेमटोलीटर, मतलब MCV ज्यादा है तो ये मैक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। प्लेटलेट काउंट, ये ब्लड स्मीयर शो मैक्रोसाइटोसिस और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ये भी मेगालोब्लास्टिक में होता है। तो आंसर इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन मोस्ट कॉमन इज जीरोसिस, ड्राई स्किन, सेकंड एथेरोसिस नाइग्रिकेंस एंड नेक्रोबियस लाइपोडोइका, ये आल्सो प्रेजेंट इन डायबिटीज मेलाइटस। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कौन करता है, फर्स्ट क्रिटिकल इलनेस, क्रिटिकल इलनेस में हाइपोग्लाइसीमिया प्रेजेंट होता है तो आंसर इज ए। कोर्टिसोल थेरेपी, कोर्टिसोल थेरेपी में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है हाइपर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइपो द क्रिटिकल इलनेस। कुशिंग सिंड्रोम में भी कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होने के कारण ग्लूकोज इंक्रीज होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल, ओबेसिटी, ये होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो डायबिटीज मेलाइटस आ रहा है तो ये भी ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तीनों में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 60, यूज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में रिजल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कौन कौन कराता है, फेनिटोइन ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है, लिथियम भी ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है, मेथोट्रिजेट भी ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है। तो आंसर इज 1 2 3, कुछ तो 60 का आंसर आएगा 1 2 3।